सभी को सादर प्रणाम। बड़ी विनती साप्ताहिक लाइव की 48वीं कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये अप्रैल जो है वो कविता माह है और हमारी एक कोशिश है कि इस कविता माह में हम कवियों के साथ मिलें, उनकी रचनाएं सुनें, उनकी रचना प्रक्रिया को जानें। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं कवि द्वय अनामिका अनु और कलावंती सिंह। कलावंती सिंह अभी कुछ नेटवर्क की समस्या से जूझ रही हैं, अभी हमारे साथ उपस्थित हैं अनामिका अनु। आइए हम लोग स्वागत करते हैं अनामिका अनु का, जो युवा कवियत्री हैं और जिस तरह से कविता के क्षेत्र में इन्होंने 2020 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार प्राप्त किया है। पढ़ाई के क्षेत्र में भी ये यूनिवर्सिटी की टॉपर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इनको एक इंस्पायर अवार्ड भी मिल चुका है। तो इनके बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें जानेंगे इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के मुख से। तो आइए स्वागत करते हैं अनामिका अनु का। अनामिका अनु, इस बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, आप सबों का अभिवादन है। अनामिका जी, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और कैसे आप प्रेरित हुई कविता लेखन के लिए, ये हम लोगों को बताएं। कविता लेखन हमारे स्कूल में, मुजफ्फरपुर में एक स्कूल हुआ करता था, अब भी है, प्रभात तारा। वहाँ पे हिंदी की शिक्षिकाएं बड़ी कमाल की हुआ करती थी। मुझे आज भी याद है, हाई स्कूल में हमें इंदु टीचर पढ़ाया करती थी। वो काफ़ी अच्छा हिंदी पढ़ाया करती थी। तो बहुत से बच्चे कविताएं हमारे साथ लिखा करते थे। तो मुझे लगता है मेरी शुरुआत वहीं से हुई। और शायद पहली कविता भी मैंने छठी सातवीं में लिखी थी। फिर उसके बाद मुझे वहाँ के दूरदर्शन केंद्र में बच्चों के कार्यक्रम की होस्टिंग करनी होती थी। तो जब मैं वहाँ जाती थी तो आगे या पीछे कवियों के सम्मेलन, कवियों की रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। तो वो भी कवियों को सुनते देखते मन में एक आकांक्षा बनती गई कि लिखना चाहिए। ये बहुत खूबसूरत काम है और इस तरह से कविता मेरी जिंदगी में आई। अनामिका जी, आप बहुत कम उम्र से लिख रही हैं। इस हिसाब से कह सकते हैं कि आपने एक लंबी यात्रा की है। तो इस यात्रा के बारे में बताएं, अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बताएं। लिखना तो बहुत कम उम्र से इसलिए भी शुरू हो गया था कि घर में भी वैसा ही माहौल था। सब पढ़ने लिखने वाले, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में होता है, जो पढ़ने और किताबों से जो लोगों का जुड़ाव होता है, वो बिल्कुल वैसा ही था। और लिखना मैंने कम उम्र में शुरू ज़रूर किया, लेकिन जब मैट्रिक की परीक्षा के बाद जब मैंने विज्ञान चुना तो इस क्रम में लिखना बिल्कुल छूट ही गया। जब तक मैं दूरदर्शन केंद्र से जुड़ी हुई थी तो कवि लेखकों से मिलना जुलना हो भी जाता था, लेकिन इस पूरी पूरे शिक्षण के दौरान शायद कविताओं से मेरा साथ छूटा। पढ़ मैं रही थी, मैं साहित्यिक कृतियों को पढ़ रही थी और एमएससी पीएचडी बॉटनी में करने के बाद मेरे जहन में ये नहीं था कि मैं शायद फिर से कविताओं की ओर वापस लौटूंगी। लेकिन मेरे पिता की मृत्यु के बाद बहुत सी चीजें अव्यवस्थित हो गई और जिनको व्यवस्थित करने का कोई दूसरा तरीका मुझे शायद पता नहीं था। अंदर में ढेर सारे स्पंदनों का जमावड़ा होता जा रहा था। तो कहते हैं ना कि स्मृति शेष स्पंदन जो होते हैं वो भार की तरह होते हैं और उसको निवृत्त करने की एक प्रवृत्ति हर इंसान में होती है। कोई नृत्य से, कोई गीत से, कोई लिख कर, कोई घर सजाकर, किसी भी तरह से हम उसको निर्गत करते हैं। और मेरे लिए शायद ये तरीका आसान था क्योंकि मैं बचपन से लिखती आ रही थी। तो मैंने स्कूल के दिनों के बाद जो दोबारा लिखना शुरू किया है वो शायद अपने पिता के मृत्यु के बाद ही, और 2 सालों से शायद मैं बराबर लिख रही हूँ। तो ये मेरे लिए एक खुशी का आगमन नहीं था, ये मेरे लिए एक गंभीर विषाद और दुख से निकलने का एक तरीका था और ये एक मुकम्मल दवा थी जो मुझे दुरुस्त कर सकती थी। लेकिन आज जानना चाहेंगे कलावंती सिंह जी से ही
उनकी रचना प्रक्रिया के बारे में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कलावंती जी। मेरी रचना प्रक्रिया के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं शुरू से मैं किसी बात को लेके बहुत ज्यादा सोचती हूँ, और पढ़ने का भी मुझे बहुत शौक है। तो क्या होता है कि जो मेरा लीजर टाइम होता है नौकरी और घर के बाद, उसमें मेरा हमेशा मेरे पास दो विकल्प रहते हैं कि चाहे मैं पढूं या मैं लिखूं। तो हमेशा मेरा लालच पढ़ने पे पड़ जाता है, मैं किताब उठा लेती हूँ, और समाज में जो कुछ मुझे दिखता है वो चीज कहीं ना कहीं से मुझे बार बार आंदोलित करती है, मेरे चेतना में वो बार बार दस्तक देती है, और कभी कोई एक बहुत सुंदर सी पंक्ति अचानक कौंध जाती है, और वो वक्त होता है कि उसको मैं पकड़ पाई या नहीं पकड़ पाई। अगर कुछ उलझनों में रह गई तो वो छूट जाती है, और अगर वो मैंने पकड़ ली, कहीं भी लिख ली, उसका मतलब आधा अधूरा भी उसको लिख लिया, तो बाद में पूरी वो एक रचना बन जाती है। तो वो पंक्ति अचानक एक दिन में भले बाहर आती है, लेकिन वो बहुत दिन से मेरे भीतर पकती रहती है, और तब जाकर आती है, और फिर मुझे जब कभी फुर्सत होती है तो मैं उसको लिख लेती हूँ। मैं यहाँ अनामिका से ये पूछना जरूर चाहूंगी कि आप अपनी रचनाओं में, खासतौर से कविताएं लिखते समय, किन तत्वों पर आप ध्यान देती हैं, और किस मूड्स पे आप ज्यादा ध्यान देती हैं? आप हर कवि का अपना एक फोकस एरिया होता है, आपका फोकस एरिया क्या है? ऐसा किसी विशिष्ट भाव और विशिष्ट प्रायोजन के साथ मेरी कविताएं नहीं आती हैं। मेरी कविता प्रक्रिया की सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्वतःस्फूर्त ही मेरे जहन में किसी विचार की तरह, किसी दृश्य की तरह, किसी स्मृति में लपेटी विस्मृति की तरह आती है। और मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं स्मृति ऋण से बेचैन रहती हूँ। इसमें एक बड़ी मारक गंध होती है जिससे निवृत्ति के मैं कई रास्ते तलाशती हूँ। तो मेरे साथ क्या होता है कि जो भी कविताएं हैं वो अंदर बाहर में जो घटित हुआ, उसकी अंतःक्रिया से जो मेरे हृदय में स्पंदन पैदा हुए, जो वैचारिक स्पंदन भी हो सकते हैं, भावात्मक स्पंदन भी हो सकते हैं, और उसके बाद वो कविता अपने मूर्त रूप में आती हैं। इनमें दो तरह की कविताएं मैं लिखती हूँ। एक कविताएं जो मेरा भोगा हुआ या जो मेरा देखा हुआ, सुना हुआ, मेरा पढ़ा हुआ, मेरी एक बौद्धिक यात्रा और चिंतन से जो मुझे प्राप्त हुआ है, उससे बनती है। दूसरी कविता मैं हमेशा कहती हूँ मेरी ट्रांस में लिखी गई कविताएं हैं। नींद के किसी पड़ाव में किसी कविता ने दस्तक दिया और शायद उसके कुछ शब्द मैंने उठकर लिख लिए, जैसा बहुतों के साथ होता है। और बाद में कभी कभी सपनों से भी आती हैं कविताएं। मेरे लिए तो बहुत, मेरी सारी कमाल की कविताएं सपनों से आई हैं। तो अगर मेरी कविताओं को दो भागों में विभाजित किया जाए तो एक तो मेरी पूरी वैचारिक यात्रा, मेरे जीवन के दर्शन, मेरे सुख दुखों का के जो पूरे टोले हैं उसके में मेरा आना जाना होता है, इसकी गवाह है। और मेरी कविता का एक भाग ट्रांस में लिखी गई कविताएं हैं जिसको मैं भी कभी सुलझा नहीं पाती। ये कल्पना से वास्तविक लोक की एक अद्भुत तिलिस्म भरी यात्रा है और जिसमें ये लिखी जाती हैं। मैं भी उसके अन्वेषण में लगी हूँ कि ये कैसे हो पाता है। बहुत ही बहुत बहुत गंभीर बात आपने कही कि एक तिलिस्म से निकली हुई कविताएं हैं, और मैं एक उस फोम में जाती हूँ और जहां से कविताएं मुझे मिलती हैं, और एक नींद में डूबी हुई कविताएं, नींद से डूबी हुई कविताएं, अपने सपनों से निकल कर आती हुई कविताएं, और ये आपने अपनी कविताओं के अलग अलग डायमेंशंस बताए हैं। और कलावंती जी, आपको हम जब से जानते हैं, हमने आपको जाना एक आलोचक के रूप में, एक समीक्षक के रूप में, और हमें इस बात की बड़ी खुशी थी कि महिला समीक्षक बहुत कम है हिंदी साहित्य में, और आप उसमें आ रही हैं और लिख रही हैं। आपने मेरी भी कविता की किताब की आपने समीक्षा की थी, मुझे ध्यान में है। और अब आपकी अपनी कविता आ रही है, तो अब जाहिर है कि आपकी भी कविता की समीक्षा होगी। तो आप किस तरह से एक आलोचक जब कवि बनता है, तो आप अपनी कविताओं को, और खास तौर से आपने एक बहुत विशिष्ट रूप से कविता लिखी है, क्योंकि हम सभी हम शायद अनामिका को छोड़ दें, लेकिन हम सभी 40 के पार की औरतें हैं। तो 40 के इंग्लिश में तो कहा जाता है ब्यूटी आफ्टर 40। तो ये ब्यूटी आफ्टर 40 से मैं इनर ब्यूटी मानती हूँ
कि ब्यूटी, इनर ब्यूटी आफ्टर 40, तो ये कहाँ से आपके दिमाग में आया कि हमें 40 पार की औरत की कविताएं लिखनी चाहिए? मेरी उम्र जब 40 पार की हुई, लगभग उसी वक्त हम बहुत सारी महिलाएं फेसबुक पर आए और हम लोगों ने अपने दुख सुख, अपने मन की बातें साझा करना शुरू की। तो उसी वक्त कुछ हमारे समकालीन पुरुष साहित्यकार भी आए और उनमें से कुछ लोग इस बात से बहुत ये थे, उसकी प्रतिक्रियाएं जो थी वो बहुत पॉजिटिव नहीं थी कि ये 40 पार की औरतें अचानक आई और इस तरह से छा गई। फेसबुक के रूप में हम लोगों को अपना एक मंच मिला और वो मंच, उसमें किसी का मुंह ताकना नहीं था। मैं बहुत सीधी सादी भाषा में बात कर रही हूँ। तो उस तरह से जब हम लोगों ने जब लिखना शुरू किया, तो जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आई, तो उसमें एक प्रतिक्रिया स्वरूप वो कविता लिखी गई थी कि 40 पार की औरतों में बड़ा दमखम है, आप उसे यूं ना समझे, यूं ना ले। और आपका जो पहला सवाल था कि मैं कवित्री समीक्षक हूँ, तो देखिए मैं शुरू से कविताएं लिखती हूँ और मूलतः अपने को कवित्री ही समझती हूँ। बहुत बाद में फेसबुक की दुनिया में आने के बाद क्या हुआ कि जो किताबें मैं खूब पढ़ती थी, तो उस पे छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं मुझे लिखना अच्छा लगता था। खास करके बहुत महिलाएं लिख रही थी, रच रही थी, और मुझे लगता है कि एक महिला के जीवन में अगर एक किताब छपती है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और न सिर्फ उसकी बल्कि एक समाज की उपलब्धि है। मैं उसको, किसी महिला की किताब को समाज की उपलब्धि के तौर पे देखती हूँ। तो मैं जब किताबें पढ़ती थी तो उस पे छोटे छोटे मतलब प्रतिक्रियाएं लिखती थी फेसबुक पे। तो प्रभात खबर में किसी, आप इस पे इसको हमारे लिए लिखिए। फिर मैंने वहां हर सप्ताह लिखना शुरू किया। वो किताब की समीक्षा कहिए या किताब की चर्चा कहिए, और मैं उसको हल्के फुल्के ढंग से ही लिखती थी, ताकि ऐसे ही समाज में कम किताबें पढ़ी जा रही हैं और बहुत बौद्धिक समीक्षा कोई पढ़ता भी नहीं है। तो जो असली जो उद्देश्य था वो ये था कि किताब की चर्चा हो, और किताब की चर्चा के तौर पे लोग पढ़े जाने कि ये किताब निकली है और इसका तथ्य क्या है, इसको किसने लिखा है, और इस पे थोड़ी सी बातचीत हो, थोड़ी जिज्ञासा बने। लेकिन मूलतः मैं अपने को कवित्री ही मानती हूँ, और किताब तो अब लोग के लिए किताब लिखी जाती है, लोग के हाथ में है, और बहुत लोग उसमें हो सकता है कि अपनी भावनाएं पाएंगे, उनको अच्छा लगेगा, कुछ लोग असहमत भी हो सकते हैं, सबका स्वागत है। बहुत सही कहा आपने कि ऐसे ही हम औरतें वैसे ही चारों तरफ धमक मचाती रहती हैं, हमारी धमक से लोग धमक जाते हैं, धमकी में आ जाते हैं, लेकिन हमारा कोई इरादा नहीं होता है किसी को धमकाने के लिए। हम तो अपने स्पेस में और अपने स्पेस में अपना रचना चाहते हैं, और ये रचना ही हमें नहीं रच पाने की आकुलता हमें बेचैनी भरती है, और फिर हम किसी न किसी माध्यम से, हम चाहे कविता लिखें, समीक्षा लिखें, कहानी लिखें, पेंटिंग करें, डांस करें, गीत गाएं, थिएटर करें, जो भी करें, कहीं ना कहीं से हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। मैं आगे के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि ये विभा का प्रोग्राम है, मैं बीच में टपक जाती हूँ, लेकिन विभा से मैं अनुरोध करती हूँ कि विभा आगे आप पूछें। और विभा कुमारी, मैं इस वक्त दोनों ही कवित्री से एक ही बात पूछना चाहती हूँ कि कौन कौन से कवि हैं जिनसे आप बहुत प्रभावित हैं और जिनको पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहूंगी कि पहले कलावंती जी उत्तर दें। बहुत मतलब आप अगर नाम पूछे तो मैं एक दो नाम याद कर सकती हूँ, बता सकती हूँ, लेकिन फुटकर कविताएं भी बहुत सारी इधर उधर पढ़ने को मिलती हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। तो मेरे वरिष्ठ लोगों में मुझे केदारनाथ सिंह, अनामिका जी, अष्टभुजा शुक्ल, और समकालीन लोगों में लीना मल्होत्रा, ये लोग मुझे बहुत पसंद हैं। इनकी कविताएं जो है बहुत सहज हैं, सरल हैं, जिससे कोई भी पढ़ के समझ सकता है, और बहुत छोटे छोटे वाक्यों में बहुत गहरे अर्थों वाली कविताएं हैं। तो और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मैं पढ़ती रहती हूँ जो मुझे बहुत स्मरण नहीं है अभी एक एक नाम, लेकिन वो कविताएं भी मुझे अच्छी लगती हैं। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में आज की तारीख में लोग लिख रहे हैं, लोगों के पास मंच भी ज्यादा है, और बहुत सी अच्छी चीजें हमको लगातार मेरी नजरों से गुजरती रहती हैं। लेकिन अपने से वरिष्ठ लोगों में अनामिका जी, केदारनाथ सिंह मुझे कवि के रूप में बहुत प्रिय हैं। अनामिका, अनु, आप किन कवियों से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं? मुझे गुलजान की कविताएं बहुत पसंद है। चीन में छोटी छोटी कविताएं लिखते हैं और चीन के युवाओं में बड़े लोकप्रिय हैं। तो मैंने उन कविताओं का बहुत सा अनुवाद भी किया था
2 पंक्तियों में 3 पंक्तियों में कह जाना कमाल का होता है। उनकी एक प्रेम कविता है कि गोधूली की बेला में भींगे हाथ से उसने सेब का एक टुकड़ा थमाया। ये प्रेम कविता हुई। मुझे सोनावान अर्मेनिया की कवित्री हैं, उनकी कविताएं बहुत पसंद हैं। वे चूंकि अर्मेनिया एक युद्धग्रस्त इलाका है, तो वहां पर बड़ी मात्रा में बच्चे युद्ध में मारे जाते हैं, सैनिक के तौर पे और भी कई कारणों से। तो उनकी एक बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, बच्चे तुम स्वप्न में मेरे स्वप्न की खाली कुर्सियां, बच्चों मेरे स्वप्न की खाली कुर्सियां। इसके अलावा मैं महिला कवियों को पढ़ती हूँ, चाहे वो गैब्रिएला मिस्ट्रेल हो या सलमा हो। और भारतीय कवियों में भी मुझे निराला बहुत पसंद है। भारतीय कवियों में मुझे अशोक वाजपेयी की कविताएं बहुत पसंद है। मुझे अरशद जैदी की कविताएं बहुत पसंद है। मैं अरशद जैदी की कविताओं को कई बार पढ़ती हूँ। तो इन कवियों को मैं बार बार पढ़ती हूँ। मंगलेश डबराल को पढ़ा है, उनकी भी कविताएं मुझे बहुत पसंद आती है। बाकी ज्ञानेंद्र की कविताएं, नरेश सक्सेना की कविताएं, जगूरी जी की कविताएं, तो अनामिका दी की कविताएं, तो केदारनाथ सिंह की कविताएं, सुमित्रानंदन पंत की, अज्ञे की कविताएं, महादेवी वर्मा की कविताएं, तो सब कमाल की हैं। नरेश सक्सेना और ज्ञानेंद्र प्रति मेरे भी प्रिय कवियों में है। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग जब बता रही हैं कि किन कवियों को पढ़ना अच्छा लगता है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज दोनों कवि थोड़े अलग अलग आयु वर्ग के हैं। विशेष रूप से जो हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि एक युवा कवि दुनिया को कैसे देखता है, तो वो आज अनामिका की बातों से समझ आ रहा है। कलावंती मैम से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैम आप जिस विभाग में हैं, उस विभाग में तो लोगों को पानी पीने का भी वक्त नहीं मिलता है। तो आप जो साहित्य सृजन में लगी हुई हैं, तो अपने दर्शकों को बताएं कि साहित्य सृजन के लिए आप कैसे उस विपरीत और विषम वातावरण में अपने आप को तैयार कर पाती हैं। सही बात है कि नौकरी के साथ मेरा लिखना बहुत कम हुआ है। अभी मेरी उम्र 52 वर्ष है और एक पतली सी कविता संग्रह मेरी आई है। मैंने पढ़ना ही ज्यादा पसंद करती हूँ और बहुत सी चीजें मेरी स्मृति में आती हैं और मैं लिख नहीं पाती हूँ, छूट जाती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जिस विभाग में मैं हूँ वहां अनुभव मेरे पास बहुत होते हैं, लेकिन वही है कि समय कुछ आलस कि मैं लिख नहीं पाती हूँ उतना। लेकिन जो अनुभव संसार है वो बड़ा समृद्ध होता है। मैं उस विभाग की ऋणी हूँ कि रेलवे में मुझे हर तरह के लोगों से और इतने तरह के लोगों से मेरी भेंट होती है कि मेरा जो अनुभव संसार है वो लगातार समृद्ध होता जाता है। और रेलवे की अपनी दुनिया बहुत बड़ी है, हमारा जो विभाग है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। तो हमारी जो साथी बहनें हैं, उनके सुख दुख, जो बहुत तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं, बहुत सी चीजें हम लोग की नजर से गुजरती रहती हैं। तो अनुभव संसार तो समृद्ध होता है, लेकिन लेखन बहुत कम हो पाता है। मुझे लगता है कि वो अनुभव संसार जो आप कलेक्ट कर रही हैं अभी, ये 8 साल के बाद वो अनुभव संसार का जखीरा फूट करके बाहर निकलेगा। शुभकामनाएं विभा कुमारी। मैं भी ये कहने वाली थी कि आपका जो अनुभव संसार है वो आपके लेखन में बहुत अधिक गुणवत्ता लेकर आने वाला है। और अनामिका जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके जो अनुभव हैं वो एक युवा के रूप में तो है ही, एक विज्ञान के छात्र और विज्ञान के शोधार्थी के रूप में होंगे। तो उस विज्ञान के शोधार्थी को आप साहित्यकार से कैसे जोड़ पाती हैं? दोनों में किस तरह तालमेल बिठाती हैं और कहाँ साम्य मिलता है और कहाँ वैषम्य मिलता है? मेरे लिए बड़ी यात्राएं रही हैं जीवन में। भाषा के स्तर पर भी मैथिली से मैंने मलयालम तक का सफर तय किया है, और लिखने की प्रक्रिया में भी विज्ञान से शब्दों तक की का चढ़ाव जो है वो, या उतार कहें जो भी है, वो एक बृहद संसार की ओर
चलने की एक, या डगमगाते चलने के लिए की एक प्रक्रिया भर है। लेकिन विज्ञान के होने से एक ऑब्जेक्टिविटी तो आती ही है, मैं ये मानती हूँ। और दूसरा, हम बेवजह नरेट नहीं करते किसी चीज़ को। जब तक ज़रूरत ना हो तो हम शब्द को खर्च नहीं करते। विज्ञान में और थोड़ी रैशनल तार्किकता होती है। हम बेवजह की बात या भावात्मक चीजों को आधार बनाकर मुकम्मल निर्णय नहीं लेते। हम उसको जांचते हैं रीजनिंग के साथ, और तब वो लिखने में आती है। इसके दो फायदे होते हैं कि जो भी मेरा अनुभव है वो सीधे कागज पर नहीं आता। पहले वो विचार के आधार पे आता है, चिंतन की मशीन में जाता है, वहां से फिर विचार बुनकर आते हैं। फिर देखते हैं कि कविता में उसकी गुंजाइश कितनी है और जिंदगी में। तो कविता बनाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है। दूसरा, मेरी कविताएं न्यूटन का तीसरा नियम, उत्प्लावनता, और मैंने एस्पिन के वृक्ष, नारा, और कई वृक्षों पे जो मैंने लिखी हैं कविताएं, खेजड़ी, तो ये मेरे बोटेनिकल बैकग्राउंड के कारण ही शायद संभव हो पाता है। और उसको मैं जीवन और भावनाएं, दर्शन, विचार और विज्ञान, इनको मिलाकर ही शायद कुछ लिखती हूँ। ये सोच समझ कर नहीं होता। ये उन विषयों से गुजरने की प्रक्रिया के दौरान मुझ में जो रह गया है, उसका जब मिलन होता है मेरे कवित्री से, तो वो हो जाता है। इसके लिए विशेष कोशिश नहीं मुझे करनी पड़ती। ये भाषा के स्तर पर भी होता है, मैथिली से मलयालम तक आने में। तो जब आप मेरी कविताओं को पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे उपमा रहेंगे कि मैं पलियकरा के चर्च सा प्राचीन महसूस करती हूँ। जब मैं बातें करूंगी तो मैं भुना मछली की बात ही करूंगी, तिलकोर के पत्तों की बातें करूंगी फिटनेस के लिए। तो ये मेरे मिथिलांचल से आता है। उसके बाद वहाँ की जो चीजें, लालसर से लेकर सारी पक्षियों की चर्चाएं जो हमने देखी, अर्पण की चर्चा, मधुश्रावणी व्रत की चर्चा, ये सब चीजें मिथिला से होकर आती हैं, और मलयालम की के ओनम और पट्टपावरा और इंजिकरी में मिल जाती हैं। तो ये स्वतः होता है, और इसके फायदे हैं। बृहद क्षेत्रों से आने पर ये आपकी कविता को एक बुनावट देता है, जो कि शायद भिन्न होता है एक बड़ी भीड़ से। इतनी कम उम्र और इतने सारे अनुभव, मैं कह सकती हूँ कि आप एक कवि के रूप में समुद्र हैं। अनुभव आपका बहुत ही व्यापक संसार को अपने साथ लेकर के चल रहा है, और ये जो व्यापकता है वो एक कवि की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं अनामिका जी। और अनामिका जी, आप किस प्रकार से युवाओं को प्रेरित करेंगी और हमारी बड़ी बिंदियों को क्या संदेश देना चाहेंगी, ये हम लोगों को बताइए। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, हमारा स्मृति संसार जो है, हमारे साथ जो घटित हुआ, उसकी कमाई है। उस कमाई को अगर हम अपने भीतर लंबे समय तक रखते हैं तो ये ऋण हो जाता है, और ऋण उतार देना चाहिए। आप नृत्य कर कर उतार दें, गीत गाकर उतार दें, घर सजा कर उतार दें, आप अनाथ आश्रम में जाकर उतार दे, वृद्धाश्रम में जाकर उतार दे, सड़क किनारे बैठ कर उतार दे, लेकिन उतारें, उतारे। ये वक्त है कि मन को गोदाम ना बनने दें। उनमें जो कुछ आ रहा है उसको या तो लिख कर या व्यक्त करके उसको खाली करें। ये एक बड़ा कदम होगा अवसाद से मुक्ति का। क्योंकि मुझे लगता है कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग जाने अनजाने अवसाद की चपेट में आता है। तो बड़ी बिंदी के मंच पर यही मैं कहना चाहती हूँ, खुद को खोलें और पोटली से निकली चीजों को आप दुनिया को वापस करें। ये बड़ा खूबसूरत है, और आप पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, और आपको दुनिया शायद पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर भी आएगी। बहुत अच्छा अनामिका जी। तब तक आप अपनी कोई रचना तैयार रखिए। तब तक यही प्रश्न मैं कलाबंदी जी से भी पूछना चाहती हूँ कि वो क्या संदेश देना चाहती हैं बड़ी बिंदी को, और वो कैसे युवाओं को प्रेरित करना चाहती है। कलावंती जी अभी शायद निकल गई हैं, या तो नेट की प्रॉब्लम है या ऐसे। हाँ, अभी आ गई, आ रही हैं। और जब तक अगर आ रही हैं तो मैं ये जब अनु से तक कहूंगी कि वो जी वो अनु एक कविता सुनाए, जब तक वो जुड़ पा रही हैं।
कविता का शीर्षक है मेरा जो भी है मैं देकर जाऊं। बच्चों, मैं पूरी विनम्रता खा चुका हूं। मैं तुम्हें बनावटीपन विरासत में देकर जाऊंगा। मैं विशेषज्ञ हूं। मैं गंभीर अहम को पहनकर निकलता हूं। बेवकूफ लगता है मुझे हर दूसरा व्यक्ति। मैं यही बेवकूफी तुम्हें देकर जाऊंगा। बच्चों, मैं पूरी विनम्रता खा चुका हूं। मैं तुम्हें बनावटीपन विरासत में देकर जाऊंगा। मैं अपने बढ़िया कपड़े भाषा पर पकड़ और अपनी अकड़ देकर जाऊंगा। मैंने डस्टबिन में फेंक दी है सारी सहजता, सरलता और तरलता। मैं तब तक ही गंभीर रहूंगा जब तक मेरा सम्मान होगा। जरा सी ठेस पहुंचाई किसी ने, तब देखना मेरी मानसिक, वाचिक और शारीरिक हिंसा। मैं भीतर से पशु, बाहर से सलीकेदार आदमी हूं। मैं ये दोहरापन तुमको देकर जाऊंगा। बच्चों, जो भी मेरा है मैं तुम्हें देकर जाऊंगा। मैं छत पर से से का भाला क्या था ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या बना मैं? जो बना वो देकर जाऊंगा। गली में रेप, लूट, दंगा होगा। खिड़की लगाकर दुबकना सिखा दूंगा। मैं तुम्हें अपनी पूरी कायरता देकर जाऊंगा। बगल में मर जाएंगे भूखे बच्चे, तुम चबाते रहना पूरी भुजिया और सूखे मेवे। मैं तुम्हें वह अव्वल दर्जे की निष्ठुरता देकर जाऊंगा। नग्न, मैली, कुचली औरतें और बच्चे कई बार देखेंगे तुमको। तुम अनदेखा कर ठीक करना अपनी बनारसी और पतलून। मैं वह महान, निर्लज, निस्फिक्र परंपरा तुमको देकर जाऊंगा। मैं दुनिया भर में पढ़ा जाता हूं। कई भाषा में अनुवाद हुआ है मेरे कहे लिखे का। इसी गुमान में जीवन भर फुला रहा हूं मैं, और तुम में यही गुबार भर कर जाऊंगा। मेरा जो कुछ भी है तुम्हें देकर जाऊंगा। और तब तक मैं कलावंती जी से ये जान सकूं कि युवाओं को किस तरह प्रेरित करेंगी और बड़ी बंदी को क्या संदेश देना चाहेंगी। बड़ी बिंदी एक बड़ा सार्थक मंच है जहां हम महिलाएं अपने सुख दुख, अपनी उपलब्धियों, अपनी रचनात्मकता को किसी न किसी रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस सकारात्मकता को बनाए रखें। अभी के समय में ये और भी बहुत जरूरी है। और युवाओं को मैं ये कहना चाहूंगी कि पढ़ने की आदत जरूर डालें। ये जो पढ़ना लिखना है, ये आपको बहुत सी चीजों की भटकन को यहाँ आकर एक उद्देश्य मिलता है। तो पढ़ा किसी न किसी रूप में, चाहे आप उसको किताब के रूप में पढ़ें या ऑनलाइन अब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने की आदत जरूर रखें, जरूर डालें। कलावंती मैम, आपकी कोई रचना हम लोगों को सुनने मिल जाए तो बहुत अच्छा। अब जिसका इतना शोर है वही मैं सुना देती हूँ। 40 पार की औरत। 40 पार की औरत के 2 चित्र हैं। किसी बरसात की घनघोर बारिश वाली रात, किसी बरसात की घनघोर बारिश वाली रात, एक 40 पार की औरत भीगती हुई थरथराती है। एक 40 पार की औरत भीगती हुई थरथराती है। कुछ अघोरी आवाजें हर वक्त उसका पीछा करती हैं। कुछ अघोरी आवाजें हर वक्त उसका पीछा करती हैं। यह बरगद की जटा पकड़कर झूलने वाली डायनों की आवाजें हैं। यह बरगद की जटा पकड़कर झूलने वाली डायनों की आवाजें हैं। वे हर अमावस की रात बरगद की जड़ें पकड़कर खेलती हैं छुआ छुई का खेल। वे हर अमावस की रात बरगद की जड़ें पकड़कर खेलती हैं छुआ छुई का खेल। 40 पार की औरत को लगता है ठीक बरगद की तरह ही ठहर गई है उसकी जिंदगी भी। 40 पार की औरत को लगता है ठीक बरगद की तरह ही ठहर गई है उसकी जिंदगी भी। कभी कभी उन्हें लगता है बरगद की झूलती हुई जड़ें, कभी कभी उन्हें लगता है
बरगद की झूलती हुई जड़ें उनके ही खुले हुए केश हैं, बरगद की झूलती हुई जड़ें उनके ही खुले हुए केस हैं, रात भर अपनी चिंताओं और कुंठाओं के साथ वे ही उनमें झूलती हैं, रात भर अपनी चिंताओं और कुंठाओं के साथ वे ही उनमें झूलती हैं। इसका एक दूसरा चित्र है, एक दूसरी मनस्थिति है 40 पार की औरत की। कभी कभी बड़ी खतरनाक होती है यह 40 पार की औरत, कभी कभी बड़ी खतरनाक होती है यह 40 पार की औरत। वह तुम्हें ठीक ठीक पहचानती है, वह तुम्हें ठीक ठीक पहचानती है, वह समझती है जीवन का ऊंच नीच, वह समझती है जीवन का ऊंच नीच, कहाँ लपेटेंगे उसे पंख खींच, वह कहाँ लपेटेंगे उसे पंख खींच, वह तुम्हारे छल पहचानती है और हंसती है एक निश्चल हंसी, वह तुम्हारे छल पहचानती है और हंसती है एक निश्चल हंसी, वह घूमती है तीनों लोकों में, तीनों युगों में, वह घूमती है तीनों लोकों में, तीनों युगों में, त्रेता द्वापर और कलयुग बचाए रखती है अपने हिस्से का सतयुग, वह पानी पिला भी सकती है और पानी उतार भी सकती है, वह पानी पिला भी सकती है और पानी उतार भी सकती है। 40 पार की औरत के पास होती है सत्ता उसके अपने संविधान के साथ, 40 पार की औरत के पास होती है सत्ता उसके अपने संविधान के साथ। बड़ी खुददार है ये, खुद मुख्तार है ये, बड़ी खुददार है ये, खुद मुख्तार है ये 40 पार की औरत। 40 पार की औरत सुनते हुए मुझे चित्रा देसाई की कविता एक बहुत याद आती है, जो उनकी बहुत मशहूर कविता है, आजकल मैं अपने मन का करती हूँ। बहुत बहुत मजा आया मुझे दोनों की कविताएं सुन करके, और मुझे अब लगता है कि हम सवाल जवाब क्यों विभा, सवाल जवाब छोड़ करके एक एक कविता दोनों से और सुने, क्योंकि वैसे भी ये कविता माँ है। मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि एक एक रचना दोनों से और सुनते हैं। तो अनामिका जी, मुझे लगता है आप अपनी अगली रचना के साथ प्रस्तुत हैं। मास्को में है क्या बेगूसराय? कल जब राजेश्वरी मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर याद कर रही थी माँ को, तो बिंदुसर सरोवर में खिल गए थे लाल कमल। जब घर को याद किया तो वह तिरहुत नागर शैली में खड़ा कोई मंदिर लगा मुझे। खटास, खिक्खीर, सारन, लालतर, बगेरी, पंडुक्की कैथी की तरह विलुप्त हो गए। कल तिलकोर के पत्ते पर पिठार लगा रही थी रमा। मैंने महसूस किया उन हथेलियों की भंगिमा। उसका रंग तुमसे मिलता जुलता है माँ। घिउरा और कटहल के बीज की चटनी जब खाती हूँ तो भुने धनिये की गंध मुझे रुला देती है। मेरी सासू माँ की उंगलियां पतली और बहुत सुंदर हैं। भुन्ना मछली की चर्चा होते ही मेरे भीतर पिता जाग उठते हैं। मैं पूरे दिन न कुछ खा पाती हूँ न मुझे प्यास लगती है। कामनाएं खिखिर की दुम थी जो रात में मोटी हो जाती थी। आश्रय विहीन वह रात भर करता रहता था विलाप। टिटही टांग ऊपर करके सोता है ताकि आसमान न गिरे जमीन पर। कांवर झील में प्रवासी पक्षी कम हो गए हैं। प्रेम की चाह अब भी बहुत बड़ी है, बस उसमें निर्मल जल और मीन ही नहीं। मौसम जो बदला है। अदनंगा, शुरखा, मजीठ, अरुण, चेंट सब गए लौट। क्या अपने देश? जूते खेत पर पसरी चांदनी हो गई भदेस अब। कार्बोफुरॉन छीट भगाया अतिथि सुजान। क्या विचित्र देश! अतिथि देवो भव का कौन कर रहा है अब तक निर्लज गान? सलीम चिड़ियों के बारे में कितना जानते थे? तुम प्रेम के बारे में क्या जानते हो? बिहार का मास्को है बेगूसराय। मास्को में है क्या कोई बेगूसराय? और मिथिला में कहते हैं कि जो नेहरा है, दरभंगा में जो नेहरा है वो पेरिस ऑफ मिथिला है। तो आज एक और आपने जानकारी दी कि बेगूसराय जो है वो मास्को ऑफ इंडिया हम कह सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा अनु जी, और कलावंती मैम से ये अनुरोध है कि वो भी अपनी अगली रचना हम सबको सुनाएं। पढ़ती हूँ, शीर्षक है प्रेम और खुददारी। जीवन में प्रेम और खुददारी खड़े रहे एक दूसरे के आमने सामने। जीवन में प्रेम और खुददारी खड़े रहे एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ। मैं खड़ी थी अदबीच, मैं खड़ी थी अदबीच। जीवन में प्रेम और खुददारी खड़े रहे
एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ मैं खड़ी थी अदबीच, दोनों को मनाने की कोशिश में, दोनों को मनाने की कोशिश में। एक को छूती तो दूसरा मुरझाता था, एक को छूती तो दूसरा मुरझाता था, एक को मनाती तो दूसरा रूठता था, एक को मनाती तो दूसरा रूठता था। प्रेम रूठ कर कभी कभी मंच से उतर कर चला जाता था दर्शक दीर्घा में। एक को छूती तो दूसरा मुरझाता था, एक को मनाती तो दूसरा रूठता था। जीवन में प्रेम और खुददारी खड़े रहे एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ मैं खड़ी थी अदबीच, दोनों को मनाने की कोशिश में। प्रेम रूठ कर कभी कभी मंच से उतर कर चला जाता था दर्शक दीर्घा में। खुददारी कर देती थी पलटवार, खुददारी कर देती थी वार पलट कर। जो नहीं कर पाते प्रेम में मिलावट, जो नहीं कर पाते प्रेम में मिलावट, सोने में तांबे सा वे जीवन भर भुगतते हैं अनगढ़ता का श्राप, वे जीवन भर भुगतते हैं अनगढ़ता का श्राप। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज जो कवि द्वय हमारे साथ है, उन दोनों ने आज हमारे इस कार्यक्रम को इतना सजीव किया, इतना समृद्ध किया, इतना संपन्न किया। हम लोग आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी हैं, और यही हमारी चाहत है। बहुत अच्छा समय गुजरा, बहुत अच्छा लगा। मैं अमूमन सीधे मंच पर, लाइव मंचों पे आने से बचती हूँ, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मुझे। और अनामिका अनु जी की कविताएं अभी हाल में मैंने मंतव्य में पढ़ी थी, बहुत अच्छी कविताएं। आज उनका साथ पाके भी बहुत अच्छा लगा। विभा, दोनों विभा जी को भी मेरा बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना अच्छा कार्यक्रम हमेशा करते रहने के लिए। तो समय की सीमा है, मन करता है दिन भर आप लोगों को सुनते रहें, तो समय की सीमा है, तो कार्यक्रम का समापन करना होगा। तो चलते हैं, अब हम लोग कार्यक्रम को समाप्त करते हैं आज के इस एपिसोड को। और जुड़े रहें आप लोग कृपया, और जब भी आप लोग समय निकाल पाए अवश्य बड़ी बिंदी के लिए अपना समय दें, यही अनुरोध करती हूँ। सभी बड़ी बिंदी को बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों हमारी कवित्री को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, और विभा रानी दीदी को मेरा प्रणाम। दीदी की उंगली पकड़ करके मैं चलती हूँ, और दीदी साथ रहती है तो मेरी हिम्मत बनी रहती है। तुम साथ रहती हो तो मेरी शक्ति बनी रहती है, इसलिए तुम्हारा साथ रहना बहुत जरूरी है। और आप लोगों से भी अनुरोध है, अनामिका से भी और कलावंती जी से भी, कि आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप सब लोग कभी कभार आप बड़ी बिंदी के पेज पर, ग्रुप पर आएं और देखें, अपने विचारों से समृद्ध करें उन्हें। साथ साथ जो हमारे यहाँ देख रहे हैं, जितनी भी हमारी बड़ी बिंदी यहाँ देख रही हैं, आप सबका भी फिर से आह्वान कि आप सब भी यहाँ आए, अपने विचार रखें, अपनी बातों को यहाँ रखें। और साथ साथ आप लोगों को अगर हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता है, हमारे ये प्रयास पसंद आते हैं, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं। बाय मी ए कॉफी एक ऐप है एक, और उस ऐप का लिंक मैं यहाँ कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी। आप हमारे लिए चाहें तो एक कॉफी ले सकते हैं, कम से कम एक कॉफी, ज्यादा से ज्यादा आप जितनी भी चाहें आप कॉफी ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे सारे कार्यक्रम आप सब लोगों के सहयोग और समर्थन से चलते हैं, और इसमें कहीं कोई जबरदस्ती नहीं है। खरीदेंगे, खरीद के पिलाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं भी पिलाएंगे तो हम खुद से खरीद करके पीते रहेंगे। और आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहें और आगे भी जुड़े रहें। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। और इस पेंडेमिक का बहुत ही बुरा हाल हो रहा है, इस पेंडेमिक में अपने आप को बचा करके रखें, अपने अपने स्वजन, हितजन, मित्र, परिजन, पुरजन सभी को बचा कर रखें और अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।